Good morning, 10 Standard. Welcome back to SS class. In our last lecture, we had started with the reason of price rise, right? And we finished, as I told you, I had divided the reasons of price rise into the two categories and the two factors which are responsible. One is the demand pull and the second one is the cost push, right? The demand pull, which is in your textbook, it is written due to the lack of instantaneous increase in production and supply of commodities and services in economy. We had completed that. And the second factor is due to the sharp increase in total demand of country as compared to supply, continuous price rises seen, which I told you this is a cost push category. Okay, so I'm going to start with the cost push category. The 5 points in your textbook are written on the in this category, cost push category. The first point in this is increase in export. अब इंक्रीज इन एक्सपोर्ट में क्या होता है कि जैसे इट इज रिटन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इन फॉरेन मार्केट्स, गवर्नमेंट हैज encouraged increase in export, as a result of which availability of commodity decreases in local or internal markets, so scarcity is observed. Shortage of supply against demand leads to price rise. अब गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करता है. एक्सपोर्ट को क्यों प्रमोट कर रहा है गवर्नमेंट जो है, वो इंक्रीज क्यों कर रहा है एक्सपोर्ट को, इसीलिए ताकि मतलब जो है फॉरेन करेंसी जो है वो मार्केट में आए, राइट. अब जब एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट इंक्रीज करता है तो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर भेजता है, राइट. एक्सपोर्ट को जब हम जो है इनकरेज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, लोकल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं, लोकल मार्केट में जो कमोडिटीज़ हैं, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना. तो जो डोमेस्टिक में, जो लोकल मार्केट में जो कमोडिटीज़ है, वो जब डिक्रीज हो जाती हैं, स्कैर्सिटी ऑब्जर्व होने लगती है, तो क्या होने लगता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि स्कैर्सिटी है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है, राइट. तो डिमांड बहुत ज़्यादा है और स्कैर्सिटी है. अब स्कैर्सिटी है तो प्राइस राइज बढ़ता है. दिस शॉर्टेज अगेंस्ट डिमांड क्रिएट्स प्राइस राइज. ठीक है. Now, the next point is availability of raw material at a very high cost. A shortage of raw material leads to increase in production cost. So, price of commodity increases. On the other side, consumers of produced goods are same, workers or common people. They demand for increase in salary, and when it is satisfied, there is again increase in production costs resulting in price rise. Thus, viscous cycle of price rise keeps on going. अब यहाँ पर जब शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, ऑब्वियस है जब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है और प्रोडक्शन जो है उसका कॉस्ट इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है, राइट, लेकिन रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है, तो क्या हो जाता है, प्राइस राइज हो जाता है. क्यों? क्योंकि लोग जो है हायर पैसे में भी, ज़्यादा पैसों में भी, राइट, क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेस करेंगे. ऑब्वियस है ना, क्योंकि प्रोडक्शन तो करना है, क्योंकि बाहर डिमांड बहुत ज़्यादा है. डिमांड अगर ज़्यादा है तो उस चीज़ की हमको सप्लाई भी वो चीज़ करनी है, उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना है ना. तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा करना है लेकिन रॉ मटेरियल जो है उसकी शॉर्टेज है और रॉ मटेरियल बड़े महंगे दामों में मिल रहा है, तो भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि डिमांड है तो उस चीज़ को बनाना तो है. तो उसके कारण, क्योंकि नेचुरली अगर रॉ मटेरियल हमें महंगे दामों में मिलेगा, तो जब वो चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी, प्रोडक्ट और कमोडिटीज़ जो बनकर तैयार हो जाएगी, वो आप बेचोगे भी तो महंगे दामों में ही, राइट. फिर क्या होता है, जो बायर्स हैं, बायर्स जो है, जो मतलब आर लेबर प्रोवाइडर्स,
मतलब जो लोग बना रहे हैं, जो लेबरर्स, जो बायर्स हैं, उनके वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भी, उनके लिए भी महंगाई तो बढ़ गई। महंगाई जब बढ़ती है, प्राइस राइज जब बढ़ता है, तो सबके लिए बढ़ जाता है। तो वो लोग डिमांड करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, राइट। तो जब उनकी सैलरी जो बढ़ाई जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो लोग लेना, मतलब वो लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, दे आर रेडी टू टेक द, उनकी सैलरी बढ़ गई तो दे आर रेडी टू टेक द प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज विच आर एक्सपेंसिव इवन इन द मार्केट, तो वो लेते हैं, राइट। तो फिर से क्या हो जाता है, फिर से प्राइस राइज बढ़ने लगता है। सो दिस इज अ विस्कस साइकिल विच गोज ऑन कंटिन्यूसली, ठीक है। नेक्स्ट जो है, दैट इज प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट। अब प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट में क्या होता है, the government increases support prices of petroleum products, chemical fertilizers, support price for agricultural crops by the way of administrative orders, because of which supply of money increases due to steps taken by the government to fill the debt. As a result of which price rises there. Thus government only gives birth to price rise. अब गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार गवर्नमेंट की तरफ से भी प्राइस राइज हो जाते हैं। आप देखो, अगर गवर्नमेंट पेट्रोल के दाम अगर बढ़ा देती है, ठीक है, अब पेट्रोल के दाम अगर जब गवर्नमेंट ने बढ़ाए, तो आप देखो थोड़े टाइम के बाद दूध के दाम भी बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ जाता है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया यानी ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ गया, राइट। तो पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो दूध के दाम भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के दाम जब बढ़ाती है, सो एज टू गिव सपोर्ट टू द फार्मर्स, राइट। तो ऑटोमेटिकली उस समय क्या हो रहा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो न्यू इंडस्ट्रीज जो है उसको प्रमोट कर रही होती है। एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट प्रमोट्स न्यू इंडस्ट्री बट गिव्स राइज टू प्राइस राइज। तो उस समय जब दाम बढ़ रहे होते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, तो वो पर्टिकुलर उसी इंडस्ट्रीज में ही प्राइस राइज बढ़ रहे होते हैं। मतलब जिन लोगों की इंडस्ट्रीज हैं वो लोग रिच होते जा रहे हैं, है ना। तो उसकी वजह से भी प्राइस राइज बढ़ते हैं। फिर दूसरा है नेचुरल फैक्टर्स। अब नेचुरल फैक्टर्स कैन बी बोथ, मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकती हैं और मैन मेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ में एक्सेसिव रेनफॉल हो गया, ड्राउट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, राइट, फ्लड हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो ऑब्वियसली उस समय क्या हो जाता है, सप्लाई प्रोडक्शन बंद हो जाता है, राइट। अब सप्लाई प्रोडक्शन बंद हो जाता है, लेकिन मार्केट में कमोडिटीज तो चाहिए, प्रोडक्ट्स तो चाहिए। तो जो मार्केट में कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स चाहिए, जिसका डिमांड बढ़ रहा है, तो उसका प्राइस राइज हो जाता है, क्योंकि सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस राइज बढ़ गया, ठीक है। या ह्यूमन फैक्टर्स भी, मैन मेड फैक्टर्स भी हो जाते हैं, जैसे वॉर हो गया, रॉइट्स हो गए, स्ट्राइक्स हो गए, इंडस्ट्रियल लॉकआउट्स हो गए, अनरेस्ट हो गया, राइट। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हैं। जब इंडस्ट्रीज बंद है तो सप्लाई प्रोडक्शन वो भी बंद है। अब बिकॉज ऑफ सप्लाई नहीं हो रहा है, एज आई सेड, सप्लाई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सप्लाई हम जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब कभी भी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है, तब ऑलवेज एंड ऑलवेज प्राइस राइज होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज स्मगलिंग। स्मगलिंग का मतलब होता है कि कोई भी आप चीज़ जो है वो आप बाहर से, फॉरेन से जो है आप अपनी कंट्री में लेकर आते हो विदाउट पेइंग टैक्स, मतलब आप छुप कर लेकर आ रहे हो, राइट। क्योंकि आपने टैक्स पे नहीं किया है, तो वो आप चीज़ आपने क्या की है, वो प्रोडक्ट, वो कमोडिटी आपने क्या की है, वो फॉरेन गुड्स आपने क्या की है, स्मगल करके लेकर आए हो, है ना। Many a times, due to the high import duty rates, as well as control on import or restriction on export, with the intention of duty evasion, secretly, without paying taxes, foreign goods are dumped in a country. This is called smuggling, right? Now, suppose for example कि अगर कोई जो है somebody who is living in US और उसके पास बहुत
बड़ी और बहुत महंगी सी स्पोर्ट कार है या जो भी गाड़ी है जो बहुत महंगी है, अब वो बंदा जो है अब इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, राइट, या इंडिया आ रहा है, या उसको इंडिया जो आ गया है अब उसको वो गाड़ी लेकर आनी है। अब अगर वो टैक्स पे करके जो है ड्यूटी पे करके, अगर वो इम्पोर्ट ड्यूटी रेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, तो वो ड्यूटी पे करके अगर गाड़ी लेकर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो वो छुप छुपा कर जो है वो गाड़ी इंडिया में ले आता है। तो दैट इज कॉल्ड स्मगलिंग, राइट, क्योंकि ड्यूटी पे किए बगैर हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो है वो नहीं लेके आ सकते हैं, तो गुड्स जो है सीक्रेटली लेकर आया जाता है विदाउट पेइंग द टैक्सेस। दैट इज कॉल्ड स्मगलिंग। समझ में आया? अब जहाँ पर स्मगलिंग अगर हो रही है, ऑब्वियसली है, तो वो चीज़ें जो है वो बेचते भी हैं इलीगली, क्योंकि अब अगर खुद ने ही टैक्स पे नहीं किया है, खुद ने ही ड्यूटी पे नहीं किया है, तो वो कोई बिल विल तो देगा नहीं। एक एग्जांपल बता रही हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आया स्मगल हुआ हुआ, तो वो क्या हो जाता है, वो सेल भी क्या करते हैं, इलीगली सेल करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग। अगेन ब्लैक मनी हो गया, ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाता है, होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी। अब आर्टिफिशियल स्केर्सिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई चीज़ डिमांड में है, राइट, और मेरे पास है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि नथी, माल नथी, राइट, ये वाला नहीं है, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट कर रही हूँ। है मेरे पास प्रोडक्ट है लेकिन फिर भी आई विल से कि नहीं नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है इतने में, क्योंकि डिमांड है, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा पैसे देकर भी उस चीज़ को खरीदोगे, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्केर्सिटी। स्केर्सिटी इज नॉट देयर बट यू हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, है ना। अब ये स्मगलिंग के थ्रू जो है गलत तरीके से बिना टैक्स पे किए, बिना ड्यूटी पे किए अपनी कंट्री में माल आ गया, राइट, और फिर ब्लैक मार्केटिंग भी हो गई, इलीगल तरीके से सब लोग जो है बेच रहे हैं, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट की है उन्होंने, तो वो डिमांड मतलब ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, है ना। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी की यानी डिमांड है, इसीलिए वो आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट कर रहा है, और जब स्कैर्सिटी है वो आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहा है तो हम उसको ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिटेरिंग। मतलब अब ये जो प्रॉफिटेरिंग है ना, ये हम कंज्यूमर के हाथ में होता है। अब क्योंकि हम क्या बोलते हैं, अरे भाई दे दो ना, 100 रुपए का जो अगर सामान होगा हम बोलेंगे यार 150 रुपए में अंडर टेबल दे देंगे उसको, है ना, मतलब ऐसे ही उसको जो है प्रॉफिट मार्जिन उसका बढ़ा देते हैं, है ना। मतलब तो हम क्या करते हैं, उसको कमीशन देकर या अंडर टेबल देकर जो है उससे हम वो कमोडिटी या प्रोडक्ट जो है वो खरीद लेते हैं। तो इस वजह से भी प्राइस राइज होता है। तो ये तीनों ऑलरेडी ईवल एक्टिविटीज हैं, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, ये तो ऑलरेडी ईवल एक्टिविटीज है, लेकिन इसमें हम लोग कंज्यूमर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है ईवल प्रैक्टिस करने के लिए। और वो एक्टिविटी में कंज्यूमर क्या बोलता है कि भाई अब वो जो बंदा ज़्यादा महंगे दाम में खरीदा यानी वो अफोर्ड कर सकता है, नहीं तो अंडर टेबल देख के भी खरीद लिया है या क्या, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिटेरिंग। वो ऑलरेडी वो तो कम दामों में ही लाए हैं, वो इलीगली बेच रहे हैं, वो टैक्स मतलब इलीगली बेच रहे हैं यानी उनका पूरा पैसा उनके पास ही है, वो टैक्स भी पे नहीं करने वाले। वो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट करके और भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो चीज़ 50 रुपए की है वो 500 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, बढ़ावा भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए तो हम अंडर टेबल देने को भी तैयार है, हम बोलते हैं अरे यार बे 5 रुपया વધારે લઈ लो ने भाई, आप ही दो ने। तो प्रॉफिटेरिंग, तो दैट इज अगेन ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू प्राइस राइज। इज इट क्लियर टिल हियर? राइट, नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स why prices should be controlled। अब ये सारी जो हमने देखा प्राइस राइज का रीजन, तो डेफिनेटली हमें लगता है कि प्राइसेस शुड बी कंट्रोल्ड, राइट, क्योंकि
एज वी स्टडीड कि अगर इस तरह अगर प्राइस राइज होगा तो दैट इज़ अ हिंड्रेंस और हर्डल टू आर इकोनॉमी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए हिंड्रेंस है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए हर्डल है। स्टेबिलिटी से बढ़े तो ठीक है, बट अगर इस तरह जैसे हमने अभी देखा उसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो देखे, अगर ऐसा है तो इट इज़ एन हर्डल। तो अब क्या करना चाहिए, प्राइस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स दिस टॉपिक। Continuous price rise causes massive, far-reaching adverse effect on economy and social life of the people. राइट, इकोनॉमी पे भी असर होता है, सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का डाउन हो जाता है। इट विल बी लाइक जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग अफोर्ड कर रहे हैं, रिच पीपल आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर पीपल आर बिकमिंग पुअर, है ना। टू अवॉइड दीज इफेक्ट्स द नीड ऑफ द प्राइस control has arisen, we will understand the effects of price rise as follow. अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये अगर आपको आता है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज, तो वो भी अगर क्वेश्चन आता है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो। यहाँ अगर क्वेश्चन आता है वाई प्राइस राइज शुड बी कंट्रोल, तो भी हम ये लिख सकते हैं, राइट। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज। अब इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज में अगर हम देखें तो फर्स्ट इज विस्कस सर्कल ऑफ प्राइस राइज कीप्स ऑन मूविंग कॉन्टिन्यूसली because of increase in profit, increase in income, increase in purchasing power, increase in demand of goods and services, lives of poor and middle class people becomes miserable। जो अभी मैंने बताया, जब कभी भी प्राइस राइज होता है तो प्राइस राइज की वजह से जो रिच लोग हैं उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट, बिकॉज दे हैव गुड इनकम एंड उनकी प्रॉफिट्स हो रही होती हैं, इंडस्ट्रीज लेकर बैठे हैं, उनके पास परचेसिंग पावर अच्छा है, राइट, तो दे कैन अफोर्ड। बट द थिंग इज कि पुअर पुअर पीपल या लोअर मिडिल क्लास पीपल या मिडिल क्लास पीपल, जो लोग इतनी उनकी इनकम नहीं है, राइट, उतना अब इनकम इतनी नहीं है तो दे डेफिनेटली कैन नॉट मीट द डिमांड्स, राइट, तो उनकी लाइफ और भी ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है। Rate of savings and capital generation decreases due to price rise. Production of capital generation decreases due to price rise. Production of necessary commodity decreases. New business industries employment stops. अब जब कभी भी प्राइस राइज होता है ना, कि अब प्राइस राइज हो रहा है यानी हम महंगाई, हर चीज़ महंगे दामों में ले रहे हैं, तो हमारी सेविंग्स कम हो जाती हैं, राइट। अब जब सेविंग्स कम हो जाती हैं तो डेफिनेटली हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम किसी और चीज़ में लगा सकें। वी डू नॉट हैव मोर कैपिटल कि हम किसी और चीज़ में, किसी और प्रोडक्शन यूनिट या कुछ और जो है हम कर सकें, पैसा किसी और चीज़ में अगर हम लगा सकें, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, क्योंकि कैपिटल जनरेशन नहीं होता। अगर आप सेविंग ही नहीं है, महंगाई कितनी हो रही है, सेविंग नहीं है तो हम बैंक में भी पैसे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि पैसे ही नहीं है, हम खा ही नहीं पा रहे हैं, तो बैंक में सेव क्या कर पाएंगे, है ना। तो बैंक में पैसा भी नहीं जाता है क्योंकि लोग सेव नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के पास कैपिटल नहीं है, नया कुछ बिजनेस यूनिट वो लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कैपिटल नहीं है। बैंक के पास भी फिर शेयर्स नहीं खरीदते हैं लोग, राइट। तो उसकी वजह से जो कैपिटल जनरेट होना चाहिए, अब अगर बैंक में ही अगर किसी की सेविंग नहीं होगी, बैंक में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा लोगों का, शेयर्स लोग नहीं खरीदेंगे, तो जो दूसरे लोग हैं जिनको इंडस्ट्रीज ओपन करनी है, वो बैंक उनको पैसा कहाँ से देगी, है ना। तो क्या हो जाता है, उसकी वजह से कैपिटल जनरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज। नेक्स्ट इज foreign investment decreases because of increase in imports of goods, foreign exchange is spent which gives rise to new problem। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हो जाता है, राइट, क्यों डिक्रीज हो जाता है, आप सिंपल देखो कि एक सिंपल तरीका है कि अगर प्राइस राइज, यहाँ पर अगर हमारा लोकल मार्केट में प्राइस अगर बढ़ रहा है, राइट, तो ऑब्वियसली है जब हमें इधर से ही प्राइस अगर बहुत महंगे दामों में चीज़ जो अगर मिल रही है, तो लोग हमारे यहाँ से क्यों खरीदेंगे,
जैसे कोई भी एक्सपोर्ट अगर कर रहा है, हम मतलब हमारी कंट्री से आकर अगर वो चीज़ें खरीद रहा है, लेकिन हमारी चीज़ों हमारी कंट्री में अगर उसको महंगा मिलेगा, राइट। यूएस है, यूके है, ये सब हमारी कंट्री में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी कंट्री में जो है प्रोडक्ट सस्ते दामों में मिल रहे हैं, राइट। तो वहाँ यहाँ से खरीदते हैं तो हमारे पास जो है फॉरेन करेंसी फ्लो होती है मार्केट में। लेकिन अगर हमारे पास ही महंगे दामों में हमारी कंट्री में बिकेगा तो वो हमसे क्यों खरीदेंगे, राइट। वो माइट एज वेल दिल दिल इम्पोर्ट, राइट। तो वो मतलब कहीं और से खरीदेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। Production of necessary good decreases, so scarcity is created. Living standard of people deteriorates, the poor become poorer. अब क्योंकि महंगाई इतनी होती जा रही है, प्रोडक्शन जो है बेसिक नेसेसिटी चीज़ों का भी प्रोडक्शन इतना नहीं हो पा रहा होता है, स्कैरसिटी होती जाती है, तो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का डिटोरिएट हो जाता है, द पुअर बिकम पुअरर. As the production cost of goods increase in the country, they become expensive. As the production cost of goods increases in the country, they become expensive. So the cost of export goods increases, comparatively imported goods become cheap in the market. As a result, export decreases and import increases. Balance of exchange is disturbed. Imbalance is created in import and export. जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो अपनी कंट्री में इंक्रीज हो जाता है, महंगा हो जाता है, सो द एक्सपोर्ट गुड्स का जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, राइट। अब एक्सपोर्ट गुड्स का कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाता है और इम्पोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट अगर हम वही अगर इंक्रीज हो गया तो लोग क्या करेंगे, वो एक्सपोर्ट थोड़ी करेंगे, दे माइट एज वेल इम्पोर्ट, है ना। तो वो इम्पोर्ट करेंगे क्योंकि इम्पोर्ट गुड्स ज़्यादा में सस्ते हो गए तो लोग इम्पोर्ट करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा जा रहा है, राइट। सो एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट डिक्रीजेस एंड इम्पोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो डिस्टर्ब हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ एक्सचेंज जो ये मनी करेंसी जो है अपना फॉरेन एक्सचेंज, उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाता है और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में इम्बैलेंस हो जाता है। Living standard of poor or middle class deteriorates because of price rise. In order to fulfill requirements, immoral activities like theft, robbery, murder, crime, betting, hoarding, profiteering, black marketing, corruption, suicide increase in the society. Moral degradation occurs in society. अब क्योंकि लोगों का, मिडिल क्लास लोग, पुअर लोग, क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है लो हो गया, डिटोरेट हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि खाने को तो चाहिए, राइट। फिर वो लोग चोरियां करने लगते हैं, रॉबरी करने लगते हैं, मर्डर करने लगते हैं, चेन स्नैचिंग हो जाती है, क्राइम हो जाती है, बेटिंग हो जाती है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करते हैं, करप्शन होने लगता है, राइट। ये सारी चीज़ें, इवल एक्टिविटीज़ जो है, ये सारी चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं सोसाइटी में, जो हमारी सोसाइटी के मॉरल जो हमारी सोसाइटी को मॉरली डिग्रेड करती है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, फिफ्थ वाला पॉइंट, वो आप थर्ड में भी ऐड कर सकते हो, सिक्स्थ वाला पॉइंट जो है वह फोर्थ में ऐड कर सकते हो। तो ये 4-5 जो है अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। Thus, inflationary price rise is a hindrance for economy. So there is a desperate need to control प्राइस राइज। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्राइस राइज जो है, इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज, स्टेबिलिटी से अगर होए, जो हमने बात किया था, अगर स्टेबिलिटी से अगर हो रहा है तो इट इज़ गुड, राइट। इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, राइट। लेकिन अगर इस तरह अगर हो रहा है प्राइस राइज, सो दैट इज अ हर्डल एंड हिंड्रेंस फॉर इकोनॉमी एंड दैट शुड डेफिनेटली बी कंट्रोल्ड। Okay, so now let's move towards the steps taken to control price rise. अब ये सब तो हमने पढ़ लिया, तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, what are the steps? Total expenditure keeps on increasing continuously in economy, but production of good does not increase with the same pace. This results in price rise. ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि अगर सप्लाई कम हो रहा है और डिमांड ज़्यादा है,
continuously, तो definitely it leads to price rise. अब गवर्नमेंट टेक स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस राइज. अब लेट अस सी कि क्या स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है. सबसे पहले गवर्नमेंट जो स्टेप लेती है वो है मॉनेटरी मेजर्स, राइट. अब मॉनेटरी मेजर्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस पैराग्राफ में भी बताया कि मॉनेटरी का मतलब होता है मनी, राइट. हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है, जब गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई को बोलती है, और डेफिसिट रिप्लेसमेंट पढ़ा था ना अपन ने कि न्यू मनी जनरेट होता है, राइट. तो अगर बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर न्यू मनी जनरेट कर सकती है तो उनको मनी को मार्केट में कंट्रोल करना भी आता है, राइट. हमने ये पढ़ा था कि जब अगर मार्केट में मनी सर्कुलेट करना था तो आरबीआई आरबीआई क्या करती थी, कमर्शियल बैंक को उन्होंने क्या बोला था, क्या ऑर्डर्स दिए थे कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप लोन देना स्टार्ट करो, तो लोग जो है ज़्यादा लोन लेंगे, है ना, पढ़ा था ना ये. अब अगर कंट्रोल करना है प्राइस राइज को, तो क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, पहले तो वो मनी सर्कुलेशन किस तरह रिड्यूस करती है. पहली चीज गवर्नमेंट क्या, आरबीआई क्या करती है कि कमर्शियल बैंक्स को ऑर्डर दे देती है कि भाई ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन ने रखा है ना लोन पर, वो पहले तो इंक्रीज कर दो. दैट मीन्स कि आपको लोन मिलेगा बट एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना. अब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कौन लोन लेगा, नहीं लेंगे. जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो अफोर्ड कर सकता होगा, वो ही लेगा. बाकी जो लोग ले रहे थे डिमांड मीट करने के लिए, हमने प्रीवियस वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि भाई हाँ क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लेट्स टेक लोन, एंड हम अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर रहे थे, ऐसा सब नहीं होगा, है ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सब बढ़ गया. तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, कंट्रोल लेकर आ सकते हैं. पैसा जो है वो मार्केट में फ्लो होना बंद हो जाएगा, कंट्रोल में आने लगेगा, प्राइस राइज कंट्रोल हो जाएगा. दूसरा चीज, आरबीआई एक और चीज कमर्शियल बैंक्स को बोलता है, जैसे हम सेविंग्स करते हैं ना, बैंक में सेव करते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं, है ना, बैंक्स में हम रखते हैं, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पे भी बढ़ा दो, राइट. अब मेरे पास अगर पैसे हैं और अगर मुझे बैंक जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है फिक्स रखने के लिए, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए फिक्स रखने के लिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली ये पैसे हैं ना, मैं उधर डाल दूँ, राइट. जब मैंने बैंक में फिक्स कर दिए फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट, तो एटलीस्ट इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मैं वो पैसा खर्च तो नहीं करूँगा. तो उस तरह गवर्नमेंट उस तरह जो क्या करती है, गवर्नमेंट जो है, बैंक्स जो है, आरबीआई जो है, वो प्राइस राइज कंट्रोल कर लेती है. समझ में आया इतना, राइट. सो द मनी सप्लाई जो लोगों के हाथ में है, ये जो परचेसिंग पावर बढ़ गया था लोगों का, जो मनी सप्लाई जो लोगों के हाथ में है वो डिक्रीज हो जाता है. जब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाता है. परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाता है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और ऑटोमेटिकली प्राइस राइज कंट्रोल हो जाता है. ठीक है. तो लेट अस रीड की व्हाट इट इज. Bank, that is the Reserve Bank of India, reduces the money circulation in the economy. As a result, a leash is imposed on spending tendency of the people, thereby reducing the demand of goods, which in turn leads to reduction in prices. The RBI increases rate of interest through lending policy. Loan or credit becomes expensive, which stops unnecessary capital investment or betting investment. On the other hand, saving tendency of the people increases due to the increasing rate of interest, as well as there is increase in deposits, investment in different savings. Thus, due to the lack of funds, betting, speculations, hoardings are stopped and profiteering is controlled. Because of increase in bank rate, commercial banks have to increase the lending rate. So the proportion of lending decreases. Due to increase in rate of interest, excess money is stretched from betting and comes back to economy in the form of saving. So the rate of capital investment increases. New fields of business and employments are opened.
अब सेव होने लग गई पैसा, ये जो मैंने पूरा बताया आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ाकर ये वो, राइट। जब प्राइस राइज कंट्रोल कर दिया जाता है, सेविंग्स होने लगती है, तो वो सेविंग से जिन लोगों को अगर कोई बिजनेस यूनिट नया बढ़ाना है, तो वो न्यू फील्ड्स ऑफ बिजनेस जो है वो ओपन होने लगती है। अब जब न्यू फील्ड्स ऑफ बिजनेस ओपन होने लगेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ठीक है। Due to increase in reserve funds of bank, branch of commercial banks are controlled. Decrease in lending is there, जो अभी मैंने आपको बता दिया. By selling government securities in open market, cash reserves of commercial banks and public is reduced. As there is decrease in supply of money in the hands of the people, consumable expenditure reduces resulting in control of price rise. अब यहाँ पर एक और चीज बताई है कि गवर्नमेंट किस तरह ओपन मार्केट ऑपरेशन से प्राइस राइज कंट्रोल करता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो मैंने आपको बता दिया। अब ओपन मार्केट जो बताया है यहाँ पर वो क्या है, जैसे गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी कुछ सिक्योरिटीज लाती है, कुछ अपनी सेविंग्स लाती है और ये सब, राइट। अब जब गवर्नमेंट जो है अपनी सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में डिक्लेयर करती है, सिक्योरिटीज यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स निकाले हैं, सिक्योरिटीज निकाली हैं, तो वो ओपन मार्केट में ऐसे अनाउंसमेंट होता है कि गवर्नमेंट ने निकाला है कि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, राइट, उसमें सेव करें। जैसे लोगों के पास पैसा होता है तो प्रॉपर्टी में डालते हैं, है ना, या फिर जो है शेयर्स लेते हैं, स्टॉक मार्केट में डालते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में डालते हैं, पैसा होता है तो अगर अब यहाँ पर डालने से तो डर भी लगता है, तो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज निकालती है, तो गवर्नमेंट की कोई भी बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज है, वो तो सेफ होती हैं, राइट। तो लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगाने लगते हैं। जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में लोग पैसा लगाते हैं, अगेन बैक अगेन क्या हो जाएगा, पैसा वो सेव हो गया, राइट। लोगों के हाथ में नहीं रहेगा। अगर लोगों के हाथ में रहेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, तो लोग खर्चा करते रहेंगे। सेविंग होगी तो लोगों के खर्चे बंद हो जाएंगे। तो उस तरह डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है। तो पहली चीज है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है। दूसरा चीज है कि जो हम फिक्स डिपॉजिट और सेविंग करते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा देती है। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है तो लोग लोन लेना बंद कर देते हैं या कंट्रोल कर देते हैं। फिक्स डिपॉजिट और सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है तो लोग सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ओपन मार्केट में जो है गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज वगैरह जो है वो सेल करना स्टार्ट कर देती है, तो लोग वहां पर भी जो है कमर्शियल बैंक्स है, पब्लिक है, वो सब जो है अपनी सेविंग्स जो है उसमें लगा देते हैं। तो अगेन क्या हो जाता है, सप्लाई ऑफ मनी जो है लोगों के हाथ में वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होती है लोगों के हाथ में, प्राइस राइज क्या हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कम्स फिस्कल मेजर्स। अब पहले चीज तो हमें ये समझनी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल। फिस्कल का मतलब होता है, फिस्कल का मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे फिस्कल पॉलिसी मींस गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है। अब गवर्नमेंट जो है पैसा कहाँ से कमाती है, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, टैक्सेस से, है ना। और गवर्नमेंट जो है खर्चा करती है, ये सारी चीज़ें बनवाती है, करती है, प्लान्ड और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स वगैरह। ठीक है। तो फिस्कल का मतलब हमें क्या 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 समझना है, फिस्कल्स का मतलब ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो नाउ अब ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट है उससे गवर्नमेंट जो है प्राइस राइज कैसे कंट्रोल करती है वो अपन देखते हैं। अब गवर्नमेंट जब टैक्सेस लेती है, राइट, अब जब गवर्नमेंट क्या करती है जब टैक्स ले रही होती है, तो गवर्नमेंट जब प्राइस राइज को कंट्रोल करना होता है तो वो टैक्सेस बढ़ा देती है, राइट। इट इंक्रीजेस टैक्सेस। जब गवर्नमेंट जो है जैसे इनकम टैक्स बढ़ गया, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है मतलब जब टैक्सेस बढ़ते हैं, राइट, जैसे लग्जूरियस गुड्स में टैक्स, जैसे रिच लोग जो होते हैं ना उनके पास पैसा होता है तो वो लग्जूरियस गुड्स लेते हैं, एफ्लुएंट गुड्स लेते हैं। लग्जूरियस गुड्स यानी गोल्ड खरीदते हैं, डायमंड्स खरीदते हैं, कारें खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। जिनके पास इवन ब्लैक मनी भी हो या बहुत ज़्यादा पैसा हो तो ये सारी चीज़ें खरीदते हैं।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम टैक्स बढ़ा देती है। ये जो लग्जूरियस गुड्स है तो उनके ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ा देती है। जब ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो उस तरह जो है गवर्नमेंट जो है प्राइस राइज पर कंट्रोल कर सकती है। ठीक है। अब जब ये टैक्स जो है, देखो गवर्नमेंट किस तरह अपना काम करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, रिच लोगों से टैक्स के फॉर्म में पैसा लेती है, इनकम से वो लेती है टैक्स के फॉर्म में, राइट। और गरीबों को, पुअर पीपल को वो सब्सिडी देती है, क्योंकि अब जो गरीब लोग हैं उनको तो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें तो चाहिए, है ना। तो जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें गवर्नमेंट को चाहिए, लोगों को चाहिए, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी कर देती है उनको, डिस्काउंट रेट में सब्सिडी में जो है वो मिलता है, तो वो बैलेंस हो जाता है। लेट अस रीड व्हाट इट इज। Fiscal measures. Fiscal policies means government strategy with respect to public expenditure and rising revenue taxation and public loan policy. Government decreases supply of money by its own expenditure as much as possible, along with the reduction in total expenditure of the country. It postpones such plans on which rate of expenditure is high and also lucrative immediately. अब गवर्नमेंट को अगर कोई एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं तो गवर्नमेंट वो एक्सपेंडिचर्स भी नहीं करती है, उसमें भी कंट्रोल लाती है, उसको भी पोस्टपोन करती है, सो दैट जो है प्रॉब्लम ना हो। अंडर टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस, अभी मैंने आपको बताया। अब जब टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं तो व्हेन प्राइस राइज अकर्स, सो देयर इज अ रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ स्पेंडिंग मनी अमंग पीपल। इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी चीज़ें जो है रेज हो जाती हैं। एक्सपोर्ट इज कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ हाई रेट ऑफ रेवेन्यू ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड राइजेस। अब जैसे गवर्नमेंट अगर, जैसे एज आई टोल्ड यू, इनकम टैक्स इंक्रीज किया, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, राइट, ये सारी जब इंक्रीज हो जाता है तो इंडिविजुअली परचेसिंग पावर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है ना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंट्रोल भी हो जाता है। फिर एज आई टोल्ड यू कि भाई जो लग्जूरियस गुड्स है उसमें भी टैक्स अगर बढ़ा देती है तो उसमें भी जो है कंट्रोल हो जाता है। एक्सपोर्ट इज कंट्रोल बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ हाई रेट ऑफ रेवेन्यू ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। Cost of imported goods rises, so import sinks. Public loan policy. Under the public loan policy, government tries to limit total expenditure of society by issuing loans or bringing schemes like compulsory saving plans. और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक लोन पॉलिसीज चलाती है। जैसे उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, फोर्स करती है, कंपलसरी कर देती है कि ये सेविंग प्लान्स में आप सब लोगों की ये स्कीम जो है इसमें कंपलसरी आप लोगों को सेव करना है। तो जब लोगों को थोड़ा कंपल्शन हो जाता है तो वो इनकरेज होते हैं सो एज टू सेव मनी। जब एज वी विल सेव, राइट, तो ऑब्वियसली है जब सेव होगा तो यानी हाथ में पैसा नहीं है, राइट। फिर परचेसिंग पावर भी कम हो जाएगा, प्राइस राइज कंट्रोल आ जाएगा। रिड्यूसेस द रेट ऑफ पब्लिक डेब्ट, डिक्रीजेस गवर्नमेंट हेल्प लाइक गिविंग सब्सिडीज, increasing the proportion and coverage of direct tax, imposes high tax on goods। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि सब्सिडीज भी देने लग जाती है वो पुअर लोगों को। डायरेक्ट टैक्स इम्पोज हैवी टैक्स, जो मैंने अभी बताया कि लग्जूरियस गुड्स जो है, द गुड्स विच आर यूज्ड बाय द रिच पीपल, राइट, उन पे भी टैक्स जो है वो बढ़ा देती है। जैसे ही वहाँ से टैक्स बढ़ता है, राइट, लग्जूरियस गुड्स वगैरह से, तो वो जो पैसा गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, उस एक्स्ट्रा इनकम से बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें जो है वो पुअर लोगों को सप्लाई करना देना स्टार्ट कर देती है, यानी सब्सिडीज लेन देना स्टार्ट कर देती है, right? Thus, with these steps, proportion of income in hand will reduce, as a result which demand of goods will decrease and final price will reduce। और इससे क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है, प्राइस राइज कंट्रोल आ जाता है। जो रिच लोग थे जिनके पास इतना सारा मनी जो सर्कुलेट हो रहा था उनके हाथों में भी कंट्रोल हो जाता है, प्राइस राइज कंट्रोल हो जाता है। उनसे लेकर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ऑल, जो गरीब लोग थे जिनकी लाइफ जो डिटोरिएट हो रही थी, जिनकी लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो डिटोरिएट होता जा रहा था, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें देकर जो है, जो ये इम्बैलेंस हो रहा था, जो डिस्पैरिटी हो रही थी सोसाइटी में,
उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करती है, राइट। नाउ नेक्स्ट कम्स कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट इज कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट? अब कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें आप अगर हम देखें तो in order to see the capital investment behind unuseful and luxurious item reduced, license or permit system is implemented and government encourages such type of capital investment in which the productive form of agriculture and industrial products increases. अब as I said कि गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट कहाँ पर करती है? एग्रीकल्चर पे स्टार्ट कर देती है कैपिटल इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना, या इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट पे जो है पैसा लगाना स्टार्ट करती है। ऐसी एरियाज में करती है जहाँ पर जो कॉमन पीपल है, जो पुअर पीपल है, उनको फ़ायदा हो, राइट। जो ये बड़ी बड़ी जो मैंने बोला लग्जूरियस गुड्स जो हैं, जो लग्जूरियस आइटम्स जो हैं, वो जो सिर्फ रिच लोगों की सोसाइटी में जो घूम रहे थे, उन पे गवर्नमेंट क्या करती है? लाइसेंस लगा देती है, परमिशन सिस्टम लगा देती है, परमिट सिस्टम लगा देती है। बिना लाइसेंस, बिना परमिट के वो लोग जो है ये सब आइटम्स नहीं खरीद सकते हैं। तो वहाँ पर प्राइस राइज कम हो जाता है। और यहाँ पर जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट को कहीं पर भी पैसा लगाना है तो वो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल बेस पे लगाती है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज में, ऐसी जगहों पे लगाती है जहाँ पर पुअर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकें और जो है उनका भी मतलब जो है बेसिक नेसेसिटीज की चीज़ें उनको मिल सके, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके। प्रोडक्शन ऑफ असेंशियल गुड्स, जो बेसिक प्राइमरी गुड्स हैं, असेंशियल गुड्स हैं, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे स्टेप्स लेने से taken whereby increase in rate of interest saving instinct is encouraged so that the capital investment जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, बट कहाँ पर? बेसिक नेसेसिटी चीज़ों पर, राइट। और इस एफर्ट से प्राइस राइज को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो अपन ने पढ़ा था पहले भी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमने बताया कि भाई जैसे गवर्नमेंट ने एक एक्ट चलाया था 1977 में, ठीक है। अब 1977 में ये जो स्टेप लिया गवर्नमेंट में कि सब लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसे जो राशन कार्ड पर जो लोग खरीदी करते हैं ना फेयर शॉप से, वीट लेते हैं, केरोसिन लेते हैं, राइस लेते हैं, राइट। तो उन लोगों को इन सारी चीज़ों में डिस्काउंट, सब्सिडी जो है वो मिल जाती है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लो इनकम ग्रुप जो है, लो इनकम ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो है, जो ये बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं, उनको बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें सही दामों में मिल सके, राइट। तो ये 1977 में ये स्टार्ट हुआ। वन ऑफ द स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस राइज इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम which has been implemented in India since 1977. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? Which is to provide to low income group of society, people living below poverty line, people of low income group with essential commodities at reasonable price फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप। तो ये जो प्राइस शॉप्स है, अप्रोक्सीमेटली 4.92 लाख फायर प्राइस शॉप्स जो है वो गवर्नमेंट्स ने ओपन की हैं, जहाँ पर जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं वो अपना राशन कार्ड दिखाकर जो है बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें जो है सब्सिडी के में ले सकते हैं, ठीक है। प्राइजेज एट दिस शॉप आर लेस इन कंपैरिजन टू द प्राइजेज इन द ओपन मार्केट। गवर्नमेंट पेज डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस एंड रेट ऑफ आइटम्स एट फेयर प्राइस शॉप। और जो डिफरेंस होता है ओरिजिनल प्राइस और वो, उनको तो डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, सब्सिडी रेट में मिल रहा है, तो जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट वो फेयर प्राइस शॉप वालों को पे करती है। दिस इज कॉल्ड अ सब्सिडी। This public distribution system has become a boon for maintaining a living standard for the poor people in this situation of artificial scarcity, hoarding and black marketing, which is a price rise considerably. लेकिन कई बार ये भी सिस्टम जो है artificial scarcity create कर देता है, which becomes a hindrance. The success of this system is mainly dependent on setting up of an effective administration mechanism for the availability and distribution of required quantity of essential commodities and honesty and nature of the shopkeeper. अगर शॉपकीपर ऑनेस्ट है तो ये रिक्वायर्ड एसेंशियल कमोडिटीज लोगों को मिलती है। लास्ट,
एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म, अब इतना सारा चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, तो उस पर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट कैसे करती है? गवर्नमेंट ने जो एक्ट्स चलाए हैं, जैसे अगर आप लोगों ने कोई भी जैसे अगर एंटी सोशल एक्टिविटी की तो उसको पनिशमेंट मिलता है। अब ये होर्डिंग्स को यानी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी को कंट्रोल करने के लिए मेंटेन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स एट अ रीजनेबल लेवल, right, to ensure their easy availability, government fixes prices. essential basic primary needs जो होती है ना, उसमें प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, तो जो ट्रेडर्स है ना, वो फिक्स प्राइस पर ही उनको बेचना होता है, राइट। और अगर वो फिक्स प्राइस पर से ज़्यादा अगर लेते हैं, तो अंडर द एक्ट ऑफ, राइट, गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड लेजिस्लेशन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन 1955, राइट। तो ये जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी का जो एक्ट है, उसके अंडर में लोगों को पनिशमेंट जो है मिल सकता है, उनको जो है उनको सजा मिल सकती है। तो वो प्राइस जो है बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइस बढ़ाएंगे नहीं, वो कल्प्रिट्स को सजा देंगे अगर प्राइमरी बेसिक नीड्स की अगर प्राइस बढ़ जाती है। बेसिक नीड्स यानी गरीबों को क्या चाहिए? ऑनियन है, राइस है, कॉटन है, सीमेंट्स है, ईटेबल ऑयल्स है, राइट। ये सारी बेसिक नेसेसिटीज है, इन पे एसेंशियल गुड्स इनको माना गया है, तो प्राइस नहीं बढ़ा सकते। अब देखा जाए तो अभी एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, पेट्रोल, डीजल, डोमेस्टिक गैस, रेलवेज की जो फ्लाइट है, ये सारी चीज़ें भी अब एसेंशियल गुड्स में आ गई हैं, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील वगैरह ही नहीं होगा तो हम आगे का प्रोडक्शन वगैरह कैसे करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी अब क्या है कि जो है बेसिक नेसेसिटीज़ में आ गई हैं, तो इनका भी प्राइस फिक्स कर दिया गया है। इन दिस वे गवर्नमेंट जो है वो प्राइस राइज को कंट्रोल करती है।